अच्छा, आज हम पढ़ते हैं पीक एयरवे प्रेशर। पीक एयरवे प्रेशर हमारे पास क्या है? इन एडल्ट इफ़ द पीक एयरवे प्रेशर इज़ परसिस्टेंटली अबव 45 सेंटीमीटर ऑफ H2O द रिस्क ऑफ बेरोट्रामा इज़ इंक्रीज। अगर एडल्ट में आपके पास ये 45 इंची से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपके पास लंग्स में ट्रामा या इंजरी की चांसेस हो सकती है। अब लंग्स में जो ट्रामा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेरोट्रामा हम उसको कहते हैं। ये इंक्रीज़ होता है। एफर्ट शुड बी मेड टू ट्राई टू रिड्यूस द पीक एयरवे प्रेशर। अब यहाँ पे जो एफर्ट करते हैं वो आपके पास शो करता है कि उससे आपके पास इंजरी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए पीक एयरवे प्रेशर हम क्या करेंगे? हम मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से हम रखेंगे। लेकिन इन्फेंट में हमारे पास अब तक क्लियर नहीं है कि हम कितना प्रेशर रखें, लेकिन कॉमनली हम क्या करते हैं? हम बिलो रखते हैं 30 से। ये दो आपके MCQs में आ सकते हैं कि परसिस्टेंटली हम 45 CH/H2 अगर हम प्रेशर रखेंगे तो उससे आपके पास बेरोट्रामा की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। और बच्चों में हमारे हमेशा हम क्या कहाँ पे रखेंगे? 30 से हम कम रखेंगे। अगर 30 से हम ज़्यादा करते हैं तो उससे आपके पास फिर चांसेस हो सकते हैं डैमेज के। और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि बच्चों में हम कितना रखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज़, अकॉर्डिंग टू चेस्ट साइज़ हम पेशेंट्स पे रखते हैं। अब प्रेशर लिमिट आपके पास क्या है? On volume cycle ventilator, the pressure limits the highest pressures allowed in the ventilator circuits। ये आपके पास कहते हैं कि आपके वेंटिलेटर सर्किट्स होता है, उस सर्किट के साथ अंदर जो आपके पास कितना आपके पास प्रेशर है। जिस तरह हमारे पास ट्री क्या है? रिंग शेप से बना हुआ है, सही, सी शेप रिंग हमारे पास है। तो इस तरह हमारे पास जो वेंटिलेटर की सर्किट होता है, सही, वो आपके पास डिस्पोजेबल होता है। हर मरीज़ के लिए हम न्यू सर्किट यूज़ करेंगे। जो सर्किट हमारे पास होता है वो हर मरीज़ के लिए आप न्यू सर्किट यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू आपके पास रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसलिए वो सर्किट नहीं होता है, उसके अंदर प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? प्रेशर लिमिट। उसके अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम देखेंगे। द प्रेशर लिमिट डील विद लिमिट्स ऑफ द हाइएस्ट प्रेशर्स अलाउ इन द वेंटिलेटर सर्किट। हाइएस्ट प्रेशर आपके पास वेंटिलेटर सर्किट में होगा। वंस द हाई प्रेशर लिमिट इज़ रिड्यूस, इंस्पायरेशन इज़ टर्मिनेटेड। अगर आपने प्रेशर कम किया तो इंस्पायरेशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, सही है। ये हमारे पास क्या प्रोसेस है कि हम जब सांस लेते हैं ये एक्टिव प्रोसेस है, जब हम सांस निकालते हैं आपके पास पैसिव प्रोसेस है। मीन्स आपने सांस ले लिया, सांस खुद निकाले, उसमें हम एफर्ट की ज़रूरत नहीं कि हम सांस को निकालें, फिर एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती कि हम सांस को निकालें। अगर आपके साथ सर्किट के अंदर आपके पास प्रेशर कम होता है तो फिर आपको सांस लेने में क्या होगी? मुश्किलात होगी, फिर आप सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, आपको ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम लिमिट प्रेशर रखते हैं ताकि पेशेंट को आसानी से वो सांस ले सके उसमें। देयरफॉर इफ द प्रेशर लिमिट इज़ बीइंग कांस्टेंट रीच, द डिजिग्नेटेड टाइडल वॉल्यूम इज़ नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू द पेशेंट। अगर ये आपके पास कंटिन्यूसली कांस्टेंट आपके पास रहता है तो फिर आप वो जो टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया वो आप अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए ये प्रेशर आपके पास अकॉर्डिंग टू पेशेंट चेंज होता रहता है। फिर आपके पास सेंसिटिविटी ट्रिगर आपके पास है। द सेंसिटिविटी फंक्शंस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पेशेंट एफर्ट्स नीड्स टू इनिशिएट एन इंस्पायरेशंस, इंक्रीज द सेंसिटिविटी requiring less negative force, decrease the amount of work the patient must to be initiate a ventilator breath, decreasing the sensitivity, increase the amount of negative pressure that the patient needs to initiate inspirations and increase the work of breathing। आप यहाँ पे अगर आप लोग सेंसिटिविटी को हम देखते हैं, ट्रिगर सेंसिटिव, ये आपके पास एक ऑप्शन होता है विंड के अंदर होता है, मशीन के अंदर, उसको हम देखते हैं कि वो ऑप्शन आपके पास कब फील होता है, कब आपके पास शो होता है, कब आपके पास शो नहीं होता है। अगर सेंसिटिविटी फंक्शन आपके पास कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पेशेंट एफर्ट, वो क्या करता है? पेशेंट की एफर्ट को कंट्रोल करता है। कि मीन्स अगर पेशेंट सेंस करता है कि वो अपना ब्रेथ लेता है तो वो हमें शो करता है कि यहाँ पे अपना ब्रेथ लेने की अहलियत रखता है या नहीं रखता है। नीड टू इनिशिएट द ब्रेथ, ये किस लिए ज़रूरी होता है कि ताकि पेशेंट सांस लेने की कोशिश कर ले। इनिशिएट्स करने के लिए हमारे पास ये ट्रिगर्स होता है, उस ट्रिगर की वजह से हमें पता चलता है कि आप मरीज़ कोशिश करता है कि वो अपना सांस ले लें। इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज होता है, रिक्वायर्ड लेस नेगेटिव फोर्स की जरूरत होती है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ द पेशेंट मस्ट बी टू इनिशिएटेड अ वेंटिलेटर ब्रीथ। इसमें क्या होता है? आपके पास वेंटिलेटर ब्रीथ भी होता है और वो अपने भी ब्रीथ करने की कोशिश कर सकता है। अगर डिक्रीज हो गई सेंसिटिविटी तो फिर क्या होगा? इंक्रीज नेगेटिव अमाउंट ऑफ प्रेशर। नेगेटिव अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट द पेशेंट नीड्स टू इनिशिएट इंस्पायरेशन एंड इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, फिर उसमें वर्क ऑफ ब्रीथिंग आपके पास ज़्यादा होगा।
अब सेंसिटिविटी आपके पास ज़्यादा होगा तो वर्क आपके पास कम होगा, वर्कलोड कम होगा। सेंसिटिविटी आपके पास कम होगा तो वर्कलोड आपके पास फिर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सही, क्योंकि मरीज़ इनिशिएट करता है ब्रेथ को, साथ में वेंटिलेटर भी उसको ब्रेथ देता है। द मोस्ट कॉमन सेटिंग फॉर प्रेशर सेंसिटिविटी आर 1 to 2 cmH2। आपके पास ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपके पास नॉर्मल कितना है, आपके पास 1 to 2 cm ऑफ H2 आपके पास है। द मोर नेगेटिव द नंबर ऑफ द हार्डर टू ब्रीथ। अगर ये आपके पास ज़्यादा नेगेटिव होगा तो आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होगी। सही, ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर सेंसिटिविटी प्रेशर वेंट में आपके पास कम करते हैं तो फिर वो मरीज़ को सांस लेने में हार्डर होगी, या मरीज़ आसानी से सांस लेते हैं फिर मरीज़ को वहाँ पे हार्डर होगी, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा मसला होगा। ये आपके पास जस्ट रिव्यू है, इस स्लाइड से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए थे, क्योंकि प्रीवियसली जो अभी पेपर था उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज इस स्लाइड के हिसाब से आए थे, क्योंकि इस स्लाइड से उन्होंने सिनेरियो बेस बनाए थे, मेजॉरिटी इससे एमसीक्यूज आए थे, क्योंकि ये समरी है आपके पास पूरे स्लाइड्स का। उस पर लिख क्या था कि जब आपके पास मरीज़ पैरालाइज होता है या एनेस्थीसिया हम मरीज़ को देते हैं तो हम किस मूड पे डालेंगे मरीज़ को। सही, तो इट्स मीन्स उस टाइम हम कंट्रोल मूड पे डालेंगे। सही, कंट्रोल मूड मीन्स कम्प्लीटली मरीज़ कंट्रोल होता है पेशेंट पे। एक इस तरह की एमसीक्यूज आया था। दूसरा आपके पास आया था कि अगर आपके पास मरीज़ वेंट पे है, वो अपना एफर्ट शो नहीं कर सकता है और वो उसको आपने सेट किया है ब्रीथिंग रेट और वो वही ब्रीथिंग रेट लेता है, तो आपके पास किस मूड पे है। सही, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कंट्रोल पे हम टाइडल वॉल्यूम और ब्रीथिंग दोनों सेट करते हैं। उस पर यह आता है कि टाइडल वॉल्यूम और ब्रीथिंग दोनों सेट करते हैं तो उस टाइम ब्रीथ लेने में आपके पास क्या मतलब कौन सा मूड आपके पास होता है, तो आपके पास कौन सा होता है, कंट्रोल मोड आपके पास होता है। दूसरा आपके पास असिस्ट कंट्रोल मोड होता है। पेशेंट हु आर एबल टू इनिशिएट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन बट रिक्वायर ग्रेटर टाइडल वॉल्यूम देन दे कैन जनरेट। इस तरह भी आया था कि आपके पास मरीज़ ही आपने वॉल्यूम सेट किया है, उस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम लेने की ज़रूरत होती है, आप कम वॉल्यूम लेते हो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस आपके पास कौन सा है, मीन्स ब्रेथ पेशेंट इनिशिएट करता है लेकिन पूरा जो है वो वेंट करता है, तो ये आपके पास कौन सा है, असिस्ट कंट्रोल है। सिंपल अल्फाज में है, अगर मरीज़ आपके पास कंप्लीटली वेंट पे है, ना अपना सांस ले सकता है, ना इनिशिएट कर सकता है, ना अपना टाइडल वॉल्यूम बना सकता है, तो आपके पास कंट्रोल मोड पे है। अगर मरीज़ अपना सांस इनिशिएट भी कर सकता है और अपना कुछ कम मकदार में टाइडल वॉल्यूम भी बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास असिस्ट कंट्रोल में है। फिर इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन आपके पास है। ये वर्ड्स आपके पास आते हैं तो फिर वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन आपके पास क्या है, IMV। अक्सर इस तरह होते हैं कि पेशेंट इज़ ऑन वेंट एट IMV मोड। सही है, तो फिर आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि IMV आपके पास क्या है। पेशेंट हु हैज स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन एंड नीड वेंटिलेशन सपोर्ट, पेशेंट हु कैन इनिशिएट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट के लिए जस्ट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन की नीड होती है, सपोर्ट होती है सिर्फ वेंट की। पेशेंट अपना सांस ले सकता है लेकिन उसको सांस कंप्लीट करने में उसकी नीड होती है। इनिशिएट खुद करेगा लेकिन जस्ट कंप्लीट करने के लिए वो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन कहते हैं। फिर सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन विद एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम। इसमें एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम्स होता है बट नीड अ बैकअप रेट्स यूजफुल एज अ वीनिंग मूड विद सम पेशेंट। ये हम वीनिंग मूड के लिए यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूड वी कैन यूज़ फॉर वीनिंग मूड। सही, वीनिंग मूड के लिए हम कौन सा वेंटिलेशन यूज़ करते हैं, इस IMV हम कॉमनली हम यूज़ करते हैं। फिर प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन आपके पास है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन के वजह हु हैव अ स्टेबल वेंटिलेशन डिराइव्ड एज कैन जनरेटेड इनफ नेगेटिव एयरवे प्रेशर। इसमें क्या होता है, नेगेटिव एयरवे प्रेशर। उसमें आया था कि आपके पास कौन सा मूड है वेंट का जिसमें नेगेटिव प्रेशर बनाता है। सही, रिसेंटली जो MCQ है तो उसमें आया था कि आपके पास वेंटिलेशन का कौन सा मूड है जिसमें आपके पास नेगेटिव प्रेशर बनाता है, तो आपके पास कौन सा है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर है। तो इसमें हमें लगता है कि ये प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर है, ये पॉजिटिव हमें शो करता है, लेकिन एक्चुअल में ये है, तो ये भी आपके पास वहाँ पे एक MCQs आया था। ट्रिगर द प्रेशर सपोर्ट यूज टू वीनिंग मूड टू ऑगमेंटेड पेशेंट स्पॉन्टेनियस एफर्ट एंड डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट आया था आपके पास कि ऑगमेंटेड ब्रीथिंग किस मूड में वो लेता है, प्रेशर सपोर्ट में रहता है, वॉल्यूम सपोर्ट में रहता है, SIMV में रहता है और CPAP में रहता है। तो इस तरह की भी एक MCQs आया था कि वीनिंग ब्रीथ वो किस मूड में लेता है आपके पास, तो ये आपके पास कौन सा है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर में वीनिंग मोड भी आपके पास लेता है। और वीनिंग मोड आपके पास क्या करता है, डिक्रीज वर्क ऑफ द ब्रीथिंग। तीसरा आपके पास MCQs आ भी सकता है, पेपर में नहीं था लेकिन आ भी सकता है कि कौन से मूड में आपके पास ब्रीथिंग वर्क जो है वो क्या होता है, कम हो सकता है। तो इस तरह के MCQs उसमें आए थे सब, ऑलमोस्ट इस स्लाइड से 3-4 MCQs आए थे उसमें। सही,
पॉजिटिव इनएक्सपायरेटरी प्रेशर्स आपके पास क्या है, पीप उसको हम कहते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपीप भी हम उसको कहते हैं। पीप आप लोगों को पता है कि पीप आपके पास एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर आपके पास होते हैं अलवुलाई के अंदर, अलवुलाई को कोलेप्स होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। इंक्रीज FRC टू डिक्रीज और प्रिवेंट अलवुलाई कोलेप्स, ये आपके पास के फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी के कि जो आपके पास फोर्सफुली एक्सपायरेशन आप करते हो और आपके उसके बाद आपके पास अलवुलाई के अंदर जो ईयर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। सही, तो उस कैपेसिटी क्या करते हैं, वो आपको कोलेप्स होने से बचाता है। सही, तो यही आप लोगों ने याद रखना है कि पीप का क्या फंक्शन है कि वो आपके पास फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। फंक्शनल कैपेसिटी रेजिजुअल वॉल्यूम आपके पास क्या करता है, अलवुलाई को कोलेप्स होने से बचाते हैं। अच्छा, ये आप लोग जस्ट एक नज़र दोबारा देख लो कि पीप का एब्रीवेशन क्या है। पॉजिटिव इनएक्सपायरेटरी प्रेशर आपके पास है, ये आपके पास इंक्रीज़ करता है FRC टू डिक्रीज टू प्रिवेंट अलवुलाई कोलेप्स। FRC का मतलब क्या है, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी आपके पास है। फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि मीन्स आपके अंदर जो अलवुलाई होती है उसके अंदर जो ईयर रहता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, सही है, तो उसके अंदर जो ईयर रहता है वो क्या करता है, आपको अलवुलाई को कोलेप्स होने से बचाता है। तो यही आपके पास वो करते हैं। इंश्योरिंग ह्यूमिडिफिकेशंस एंड थर्मो रेगुलेशन। अब ह्यूमिडिफिकेशन एंड थर्मो रेगुलेशन आपके पास क्या है, ऑल द ईयर delivers by the ventilator pass through the water in the humidifiers where it is warms and saturated। अब ह्यूमिडिफिकेशंस की क्या है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऑक्सीजन को हम लगाते हैं वो भी ह्यूमिडिफाई होनी चाहिए। सही, उसमें क्या होता है कि हम वाटर डालते हैं, वाटर से वो ह्यूमिडिफाई होता है। अगर आप वाटर हम नहीं डालते हैं ऑक्सीजन फ्लोमीटर में तो उससे क्या होता है, ड्राई निस्कास होगी। जब ड्राई निस्कास होगी तो फिर वो मरीज़ को सांस लेने में मसला हो जाता है, मरीज़ को कफ क्रिएट होता है। तो इस तरह मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं। हमेशा ऑक्सीजन में फ्लोमीटर में अगर पानी कम होते हैं तो आपको चाहिए कि उसमें जितना लिमिट है उसमें आप इतना पानी डाल दो। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि वेयर इट इज़ वार्म एंड सैचुरेटेड, ये आपके पास वार्म भी करता है, सैचुरेट भी करता है। सही है, ह्यूमिडिफिकेशन आपके पास ज़रूरी है। ह्यूमिडिफिकेशन टेम्परेचर शुड बी केप्ट क्लोज टू बॉडी टेम्परेचर 35 टू 37, ये आपके पास 35 टू 37 टेम्परेचर करता है, क्लोज टू बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, इसलिए वहाँ पे आपके पास ड्राइनेस वगैरह पे काज नहीं होगी। इफ़ सम रेयर इंस्टेंस सीवियर हाइपोथर्मिया द ईयर टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज। अगर आपके पास सीवियर हाइपोथर्मिया है, मरीज़ आपके पास हाइपोथर्मिया है, तो जो ईयर वो इनहेल करता है उस ईयर का टेम्परेचर आप लोगों ने क्या करना है, फिर ज़्यादा करना है। सही है। द ह्यूमिडिफिकेशन शुड बी चेक फॉर एडिक्वेट वाटर लेवल, ह्यूमिडिफिकेशन आपने चेक करना है, एडिक्वेट वाटर लेवल को आपने चेक करना है। हमारे पास विंड जो होते हैं उसमें आजकल न्यू आए, उसमें न्यूबलाइजेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है कि एन एम्प्टी ह्यूमिडिफायर्स कंट्रीब्यूट टू डाइंग द एयरवे। एम्प्टी ह्यूमिडिफायर होगा तो इस मीन्स वो क्या करता है, डाइंग करता है आपकी एयरवे को, क्योंकि एयरवे आपके पास खुश होगा। जब खुश होगा तो फिर उसमें उतनी एबिलिटी नहीं रह सकती सिक्रीशन वगैरह, फिर आपके पास वहाँ पे स्टक होते, जब स्टक होते तो फिर वहाँ पे सक्शन वगैरह आपके पास इफेक्टिव नहीं होता है। and often resulting the dried secretion, mucus plugs and less ability to suck out the secretions। फिर क्या होगा, वहाँ पे जो सिक्रीशंस हैं वो आपके पास वहाँ पे स्टक होते हैं वाल्स के साथ, फिर हम नहीं निकाल सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर एक मरीज़ आपके पास वेंट पे तो उसकी फिजियोथेरेपी हम नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी का सिक्रीशन निकालने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। रोल क्या है कि जब हम पेशेंट को बैक पे फिजियोथेरेपी करते तो उससे क्या होता है, अगर कोई स्पूटम उसके वाल्स पे स्टक हुए हैं तो उससे अलग होते तो फिर आप उसको हम सक करते तो हम आसानी से कहते हैं सक करते हैं। तो इसलिए सक्शन से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम मरीज़ की न्यूबलाइजेशन कर लें, मरीज़ की प्रॉपर फिजियो कर लें, मरीज़ को डीप ब्रीथिंग से सके, उसके बाद हम सकिंग करें। अगर मरीज़ वेंट पे होता है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूबलाइजेशन करते हैं। इनलाइन न्यूबलाइज़र उसमें होता है, जो वेंट होता है वेंट के साथ हमारे पास अंदर एक न्यूबलाइज़र का एक कैप आता है, वो अटैच होता है, उसमें हम एटम क्लेनिल डालते हैं या वेंटोलिन जो भी रिक्वायर्ड लिखते हैं, डॉक्टर ऑर्डर होता है वो हम डालते हैं उसमें, तो उसकी क्या होता है, न्यूबलाइजेशन उसमें हो सकती है। ह्यूमिडिफायर शुड बी ओवरफिल्ड एज दिस में इंक्रीज द सर्किट रेजिस्टेंस एंड इंटरफेयर विद स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। सही, अगर ह्यूमिडिफायर को हम चेक करते हैं बार-बार, उसको हम चेंज भी करते हैं। हर पेशेंट के लिए अपना ह्यूमिडिफायर यूज़ होता है। ह्यूमिडिफायर को अगर वाटर से फिल होता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, हम चेक भी करते हैं। एज ईयर पास थ्रू द वेंटिलेटर टू द पेशेंट्स वाटर कंडेंस इन द corrugates tubings, this moisture is considered contaminated and must be drained into the recapable
रिसेप्टिकल्स एंड नॉट बेक इनटू द स्टेराइल ह्यूमिडिफायर। अच्छा, ये आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास जब वेंट के अंदर आपके पास एयर पास हो जाती है, अगर वो एयर आपके पास कंडेंस है, सही है, मीन्स उसमें ह्यूमिडिफिकेशन आपके पास कम है, सही ड्राई है, तो फिर वहाँ पे वो कैप्चर नहीं होती, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन में कैप्चर नहीं होती। तो इसलिए आपके पास ह्यूमिडिफाइड एयर जो होता है उसमें वो आसानी से कैप्चर होते हैं और उसको हम फिर चेंज भी कर सकते हैं। जब भी आप लोग जाते तो आप लोग उसमें वहाँ पे सर्किट देख लो कि कौन सा सर्किट है, विंड में एक सर्किट लगता है उसमें ह्यूमिडिफिकेशन होती है, तो उस सर्किट को आप लोग देख लो वहाँ पे वर्ड्स में। If the water is allowed to build up, resistance develop in the circuits and the PEEP is generated. In addition, it moisture accumulated near the endotracheal tubes and the patient can inspire the water. अगर ये आपके पास उसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है, उस ह्यूमिडिफायर में आपके पास पानी ज़्यादा जमा होता है, और ये आपके पास एंडोट्रिकल ट्यूब के साथ आपने लगाया है, ये दो जगहों प्लेस पे लगता है, एक विंड के साइड पे लग सकता है, दूसरा ETT के साथ लग सकता है, दोनों साइड पे हम उसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपने ETT के करीब आपने लगाए हैं तो फिर वहाँ पे आपके पहले मसला हो सकता है, वहाँ पे आपके पास वो वाटर जो होते हैं वो इनहेल हो सकते हैं, उसके लंग्स में जा सकते हैं। The nurse in respiratory trap is jointly and responsible for the prevention that condensation built up. The humidifier is the ideal medium for bacterial growth. नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ह्यूमिडिफायर अगर आपके पास वेट है तो आपके पास एक आइडियल है कि वहाँ पे आपके पास क्या हो जाए, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए। कॉमनली हमारे पास विंड जो देखते हैं वो रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट देखते हैं। रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट मीन जिसने रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट का कोर्स किया है वो विंड देखते हैं। नर्स का जो मेन काम होता है वो जस्ट मेडिकेशन के साथ होता है, बाकी ABGs करना, विंड की सेटिंग करना, ये सब आपके पास रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट करते हैं। लेकिन वो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे लोग करते हैं, यहाँ पे आपके पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए आपके पास नर्स जो है वो बेटर उसको डील करते हैं। अब वेंटिलेटर अलार्म्स है, अलार्म्स को आप लोगों ने कभी भी सैंपल और लाइट नहीं लेना है। अलार्म आपके पास है तो उसको अपने सैंपल और लाइट नहीं लेना है, क्योंकि अलार्म आपके पास एक इंडिकेशन है, किस चीज़ की इंडिकेशन है कि मीन समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कोई भी चीज़ गलत जा रहा है, इसलिए आपके पास अलार्म होती है। अलार्म क्यों होगी, जब आप एक रेट सेट करते हो, एक रेट सेट करते हो, अगर रेट से आपके पास वो वैल्यू आपके पास कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपके पास अलार्म होगी। दूसरा आपके पास ये कि किसी जगह से लीकेज होती है या ट्यूब आपके पास डिस्कनेक्ट होता है, तो कोई भी मसला आपके पास आ सकती है, तो उस टाइम आपको क्या होगी, अलार्म होगी। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बैकअप बैटरी उसमें नहीं है, तो फिर भी आपको अलार्म होगी। तो इस वजह से विंड में हमेशा अपना बैकअप बैटरी होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो उसमें 2 से 3 आवर तक वो काम करते हैं, उसकी बैकअप बैटरी होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली गई, विंड बंद हुआ, तो फिर आपने क्या करना है, एम्बो बैग के थ्रू आपने बैगिंग करना है, लेकिन मरीज़ को इस तरह अपने विंड पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि विंड काम नहीं करते। तो बैग के थ्रू हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ईयर हम देते हैं या ऑक्सीजन वगैरह उसके साथ हम अटैच करते हैं एम्बो बैग के साथ, तो हम उसको बैगिंग करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर कंपेयर ऑडिबल्स एंड विजुअल अलार्म सेटिंग्स विच एक्ट एज इमीडिएट वार्निंग साइन टू अलर्ट द वेंटिलेशन। इसमें आपके वार्निंग साइन आपको देता है कि किसी भी जगह पे आपके पास विंड की वार्निंग साइन आ जाए तो इट मीन्स कोई मसला उसमें चल रहा है। अलार्म सिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड प्रेशर्स हाई और लो। ये आपके पास कैटेगराइज करता है वॉल्यूम को हाई या लो प्रेशर्स पे। हाई प्रेशर अलार्म्स वार्न्स ऑफ राइजिंग प्रेशर, यह आपके पास वार्न करता है राइजिंग प्रेशर्स को। लो प्रेशर अलार्म्स वार्न्स टू डिस्कनेक्ट ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेशन और सर्किट लीकेज। इसमें क्या होता है, हाई अलार्म होगा तो इट मीन कोई मसला उसमें ज़्यादा है, अगर लो वॉल्यूम होगा तो इट मीन कोई सर्किट आपके पास डिस्कनेक्ट हुआ है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। इवन अगर सिक्रीशन उसके ट्रीके के अंदर जमा होते हैं, सही ETT के अंदर सिक्रीशन जमा होते हैं, तो तब भी आपको ये अलार्म देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, ईयर पास नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी अलार्म होगा। तो हर एक चीज़ का डिफरेंट अलार्म होता है। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप अलार्म को पहचानते हो। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर आपके पास क्या है, ईयरवे कॉम्प्लिकेशंस आपके पास है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन आपके पास है, फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, आर्टिफिशियल एयरवे कॉम्प्लिकेशन है। अब हर एक स्टेप का अपना अपना कॉम्प्लिकेशन है, एक एक कॉम्प्लिकेशन को हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट आपके पास एयरवे कॉम्प्लिकेशन है। एयरवे कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एस्पायरेशन हो सकती है। एस्पायरेशन आपके पास मल्टीपल हो सकती है, मीन जिस तरह हमने आगे पढ़ा, अगर सर्किट में पानी जमा होते वो भी आपके पास एस्पायरेट हो सकता है, सलाइवा उसका एस्पायरेट हो सकता है, और कोई इंजरी हो सकती है। आप ETT पास करते हो उस टाइम कोई इंजरी हो सकती है, वो ब्लड का भी एस्पायरेशन हो सकती है। सी मीन मल्टीपल। या आप सक्शन करते हो, सक्शन से आप उसके PTA PTT INR उसका कम है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर इंटरनल ब्लीड उससे होगी, तो उससे भी एस्पायरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। से मल्टीपल एस्पायरेशन हम होते हैं। डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन, क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास ETT पास होती है, तो फिर सिक्रीशन को आपने निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है।
नोज़ोकोमल इन्फेक्शन एंड वेंटिलेटर एक्वायर नमूना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोज़ोकोमल इन्फेक्शन या वेंटिलेशन एक्वायर नमूने आपके पास क्या हैं कि जब भी हम मरीज़ को वेंट पास करते हैं तो उसके साथ उसका चेस्ट भी ख़राब हो जाता है। रीज़न क्या होता है, उसको नमूनिया हो जाती है। नमूने क्यों हो जाती है, हमारी लेक ऑफ केयर की वजह से, हम कमज़ोर केयर देते हैं, इस वजह से उसको नमूनिया हो जाती है। और साथ में आपके पास नोज़ोकोमल इन्फेक्शन, आपके पास कौन सा इन्फेक्शन है, एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोज़ोकोमल इन्फेक्शन कह सकते हैं। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लिकेशन ऑफ एयरवे, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कम्प्लिकेशन ऑफ एयरवे एक्सेप्ट। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा आपके पास मैकेनिकल कम्प्लिकेशन आपके पास है। मैकेनिकल कम्प्लिकेशन आपके पास हाइपोवेंटिलेशन विद एटेलेक्टिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड हाइपोक्सीमिया। आपके पास क्या है, हाइपोक्सीमिया अगर आपके पास है या मरीज़ को आपके पास एसिडोसिस में है, एसिडोसिस अल्कलोसिस का हमें किस तरह पता चल जाता है, हमें एबीजी से पता चलता है कि मरीज़ एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में, या एक एटेलेक्टेसिस में मरीज़ आपके पास है, उसके लंग्स के अंदर आपके पास फ्लूइड नहीं है, से उसके लंग्स कोलैप्स हुए हैं, तो उसको हम एटेलेक्टेसिस कहते हैं। तो उस मरीज़ में फिर क्या होगी, हाइपोवेंटिलेशन होगी। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या है कि उसको जितना रिक्वायर होता है ऑक्सीजन, तो उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है, उतना एयर उसको नहीं मिलता है, इसलिए उसको हम हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। दूसरा उसकी हाइपरवेंटिलेशन भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करते हैं हमारे मैनेजमेंट पे, सेटिंग पे। अगर एक मरीज़ आपके पास वेंट पे पड़ा है और आपने सुबह से उसका एबीजीज नहीं किया है, पूरा दिन आपने एबीजीज नहीं की, तो लाजमी बात है वो या हाइपोवेंटिलेशन में होगा या हाइपरवेंटिलेशन में होगा, या उसमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी या कोई और मसला होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 आवर्ली या 4 आवर्ली हम उसकी एबीजीज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एबीजीज हम वेंट की सेटिंग को चेंज करते हैं। हाइपरवेंटिलेशन विद हाइपोकिपनिया एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, सही है। अगर हाइपोवेंटिलेशन आपके पास हिस्ड्रोसिन हाइपोक्सीमिया से होता है, हाइपरवेंटिलेशन अगर आपके पास है तो हाइपोकिपनिया एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस से हो सकता है। तो इस तरह की एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, तो इसको आपने माइंड में रखने हैं। फिर बेरोट्रामा आपके पास क्यों होता है, क्लोज नमूनिया है आपके पास है, टेंशन नमूनिया है, नीमो मेडिस्ट्रियम है आपके पास, एंड सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा है। तो उसमें आपके पास बेरोट्रामा आपके पास हो सकती है। एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आपके पास जो है, इसमें आपके पास बेरोट्रामा की चांसेस ज़्यादा हो सकती है, तो आपके पास यही नीमोथोरिक्स में ज़्यादातर आपके पास हो सकता है। अलार्म टर्न ऑफ, अगर आप अलार्म को टर्न ऑफ करते हो, अक्सर हम क्या करते हैं कि अलार्म होता है तो हम उसको क्लोज़ करते हैं कि अलार्म न करे, बस मरीज़ को नुकसान पहुंच जाए लेकिन अलार्म न करे। ये गलत है, अलार्म कभी भी आपने क्लोज़ नहीं करना। या आप कहते हो कि मरीज़ सो रहा है, हम अलार्म बंद करें, ये भी गलत है कि अलार्म आपने बंद किया तो आपको फिर नुकसान और फ़ायदे का पता नहीं चलता। इसलिए अलार्म को कभी अपने बंद नहीं करें। अलार्म की स्पीड आप स्लो करो ताकि आपको सुनाई दे रात को, सही, लेकिन आपने बंद कभी भी नहीं करना है। फेलियर ऑफ अलार्म एंड वेंटिलेटर्स। फेलियर ऑफ अलार्म मीन्स आप अलार्म को नहीं सुन सकते हो या अलार्म को आप नहीं पहचानते हो। अगर आप न्यू हो, नॉइस हो, तो इस मीन्स वहाँ पे अलार्म हो तो आपको अलार्म का पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ का अलार्म है। जब एयरवे की ब्लॉकेज हो तो उसका अलग अलार्म है, जब वहाँ पे लीकेज हो तो उसका अलग अलार्म है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इनएडिक्वेट न्यूबलाइजेशन और ह्यूमिडिफिकेशन। न्यूबलाइजेशन आपके पास इनएडिक्वेट है या ह्यूमिडिफिकेशन आपके पास नहीं हो रही, सही। जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास जो सर्किट है वो आपने उसको नहीं लगाए। ओवर हीटेड इंस्पायर एयर रिजल्टिंग इन हाइपरथर्मिया, सही। हमने पढ़ा था कि जब आपके पास हाइपोथर्मिया होता है तो हम क्या करेंगे, हम उसको ईयर को हम थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट ईयर डाल देंगे। लेकिन अगर आप ओवर हीट ईयर दोगे तो उसके साथ उसका उल्टा नुकसान क्या होता है, हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखने के हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया में हमारे पास मरीज़ न चला जाए। नेक्स्ट आपके पास फिजियोलॉजी कम्प्लिकेशन आपके पास की फ्लूइड ओवरलोड विद ह्यूमिडिफायर ईयर एंड सोडियम क्लोराइड रिटेंशन। उस पर आपके पास फ्लूइड ओवरलोड होता है तो वहाँ पे सोडियम रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर। तो इसमें हम लिमिटेड उसको फ्लूइड देंगे, ज़्यादा फ्लूइड हम उसको नहीं दे सकते। डिक्रीज कार्डियक फंक्शन एंड हाइपोटेंशन। कार्डियक फंक्शन और हाइपोटेंशन आपके पास हो सकता है। स्ट्रेस अल्सर आपके पास हो सकता है। पैरालिटिक इलियस आपके पास हो सकता है। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन आपके पास होता है। स्टार्वेशन आपके पास होता है। डिससिंक्रोनाइज ब्रीदिंग पैटर्न आपके पास हो सकता है। ये आपके पास मल्टीपल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसकी वजह से आपके पास डिजीज हो सकता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी बॉडी के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब आपके पास हो सकते हैं। उससे आपके पास फ्लूइड ओवरलोड कि आप बार बार अपना सलाइन लगाते हो मरीज़ को, उससे फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। सोडियम उसके बॉडी में जमा होंगे तो उसके हाथ में और पाँव में पेरिफेरल उसको एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास डिप्रेस कार्डियक फंक्शन इन हाइपोटेंशन। मरीज़ की कार्डियक फंक्शन डिप्रेस होगी, हाइपोटेंशन में जा सकता है। स्ट्रेस अल्सर उसको हो सकता है। पैरालिटिकल इलियस जो आपके पास ट्री क्या है उसमें उसको मसला आ सकता है। कभी कभी इस तरह होता है कि विंड की वजह से मरीज़ जो है वो बोल भी नहीं सकता है, स्पीकिंग भी उसकी चली जाती है, सही।
तो ये आपके पास डिफरेंट स्टारवेशन, भूख लगना, ये चीज़ें, क्योंकि मरीज़ वेंट पे होता है तो उसको जो रिक्वायर होता है उसका डाइटिशियन आपके पास अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो उसको जो इतना बॉडी रिक्वायरमेंट जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह जितनी भी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर होता है पर डे, तो वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपने क्या करना, डाइटिशियन को भी इसमें इन्वॉल्व करना होता है। आर्टिफिशियल ईयरवे कॉम्प्लिकेशन आपके पास क्या है, ये आपके पास ETT भी हो सकता है, एंडोट्रिकल ट्यूब आपके पास हो सकता है। तो उसमें आपके पास ट्यूब किंग एंड प्लग्स, ट्यूब आपके पास ब्लॉक भी हो सकता है या किंग हो सकता है। किंग मीन्स उसको बंद करना, इसको किंग कहते हैं। इसी ट्यूब है, इसको इस तरह होता है तो उसको किंग कहते हैं। मीन्स उसमें कोई भी या उस मरीज़ के ने खींचा है या उसने टीथ के साथ जोर लगाया, जोर के साथ भी खींच हो सकता है। अगर मरीज़ आपके पास टीथ को ज़ोर से बंद करे तो उसके साथ भी किंग हो सकता है। रप्चर ऑफ पिरिफॉर्म साइनस, पिरिफॉर्म साइनस आपके पास ये यहाँ पे ट्रिकिया में होते हैं, सही है। तो उसकी वजह से ये क्या होते हैं आपके पास, वो रप्चर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पिरिफॉर्म साइनस है, यहाँ पे जो मिड में जो है ये आपके पास पिरिफॉर्म साइनस है, तो ये आपके पास रप्चर हो सकते हैं। ट्रिकल स्टेनोसिस एंड ट्रिकल मिलिसिया, ट्रिकल स्टेनोसिस और ट्रिक्यो मिलिसिया आपके पास सेम है। दोनों स्टेनोसिस में क्या होता है, उसके ट्रिके क्या होता है, वो थोड़ा सा नैरो हो जाती है। स्टेनोसिस मीन्स नैरो हो जाती है। उसके बाद आपके पास मेन स्टेम इंट्यूबेशन विद कंट्रालेटरल आपके पास है, लोकेटेड ऑन इफेक्टेड ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द लंग्स इलेक्ट्रेसिस। इसमें ये होता है कि आप इंट्यूबेट करते हो मरीज़ को, एक साइड पे इलेक्ट्रेसिस है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो ये आपके पास हो सकता है। एक साइड पे जो आपके पास ट्यूब है और राइट साइड लेफ्ट साइड, एक साइड पे आपके पास ट्यूब डीप जाता है तो एक साइड पे उसको एयर मिलता है, दूसरी साइड पे नहीं मिलता है, तो दूसरी साइड में इलेक्ट्रेसिस पे डेवलप हो सकती है। इलेक्ट्रेसिस मीन्स जो आपके पास अलवलाई हो क्या होता है, वो कोलेप्स होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रेसिस कहते हैं। कफ फीलर आपके पास हो जाता है, साइनोसाइटिस आपके पास होता है, अटराइटिस मीडिया आपके पास होता है, लेरेंजियल एडिमा, ये सब आपके पास इसके साथ इंटर रिलेटेड एडीज है। जितने आपके पास ENT के मसले हो ये उनके साथ डेवलप हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ट्रिकॉस्मी ट्यूब, TT ट्यूब को हम ट्रिकॉस्मी ट्यूब उसको कहते हैं। TT ट्यूब अगर आपको ट्रिकॉस्मी आपको क्या कहते हैं, यहाँ ट्रिकॉस्टमी आप सुराख करते हो उसको हम ट्रिकॉस्मी कहते हैं। ऑस्टमी का मतलब क्या है, सुराख, सही। ट्रिके मीन्स ट्रिके के अंदर, ऑस्टमी मीन्स सुराख, ट्रिके के अंदर हम सुराख करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिकॉस्मी ट्यूब कहते हैं। एक्यूट हेमरेज उसमें होता है एट द साइड, जब हम उसको कट लगा देते तो उस टाइम उसमें एक्यूट हेमरेज हो सकता है, मीन्स रप्चर हो सकती है, छोटे छोटे आर्टरी कैपिलरीज वहाँ रप्चर होती है, उसकी वजह से आपके पास वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। ईयर एम्बोलिज्म वहाँ पे डेवलप हो सकता है, एस्पायरेशन वहाँ पे हो सकती है, और ट्रिकल स्टेनोसिस आपके पास हो सकती है। इरोजन इन द इनोमेट्स आर्टरी विद एक्सिगनेशंस, आपके पास आर्टरी वगैरह रप्चर हो सकते हैं। फेलियर ऑफ द ट्रिकॉस्टमी कफ, ट्रिकॉस्टमी कफ आपके पास फेलियर हो सकता है। न्यूमोथोरिक्स आपके पास हो सकता है। सबक्यूटेनियस एंड मेडिस्टिनल एम्फाइसीमा आपके पास हो सकता है। स्वेलिंग डिसफंक्शन हो सकता है। ट्रिकल फिस्टुला इन्फेक्शंस, एक्सीडेंट, डिकोनुलेशंस विद लॉस ऑफ एयरवे, ये मल्टीपल चीज़ें डिजीज़ आपके पास है, उसके पास साइड इफ़ेक्ट है, ये आपके पास हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन है ये आपके पास इसमें हो सकते हैं। आप लोगों का जो नर्सिंग केयर है उस पर हम आते हैं। नर्सिंग केयर आपके पास क्या है, मैकेनिकल के लिए असेसमेंट आप करते हैं। असेस द पेशेंट, पहले आप क्या करोगे, असेस करोगे पेशेंट्स को। असेस द आर्टिफिशियल एयरवे ट्रिकॉस्मी एंडोट्रिकल ट्यूब, ट्रिकॉस्मी ट्यूब हो या एंडोट्रिकल ट्यूब, उस दोनों को हम क्या करते हैं, हम असेस करते हैं। असेस द वेंटिलेशन को हम असेस करते हैं। उसके बाद नर्सिंग की फर्दर मोर स्पेसिफिक क्या है, इंटरवेंशन। नर्सिंग को कौन इंटरवेंशन करता है, उसमें नर्स एयरवे पेटेंस एंड ऑक्सीजनेशन, नर्स क्या करते हैं, एयरवे अटेंशन के लिए करते हैं, और पेटेंसी के लिए हम करते हैं प्रोमोट कंफर्ट को प्रोमोट करते हैं। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, और मेंटेन न्यूट्रिशन एंड स्टेटस। अच्छा, अब रिसेंटली MCQs आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन, ये सब दिए थे कि इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन की मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी का कौन सी है जब पेशेंट आपके पास वेंट पे होता है। तो आपके पास जो मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी आपके पास है वो हम क्या कहते हैं, मेंटेन एयरवे पेटेंसी एंड ऑक्सीजनेशन। ये फर्स्ट 4 उसने दिए थे, ये फर्स्ट 4 नहीं थे, वो अपने इंस्टीट्यूट में थे। अब ये चारों ठीक हैं, सही, ये 4 क्या है, ये 4 ठीक है, लेकिन जो मोस्ट हम फर्दर किस चीज़ के लिए, हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजनेशन आपके पास क्या है, ये आपके पास 100% ठीक है, बाकी 90%, 80% ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन जस्ट उसने यही उठाया था, सेंटेंस किस तरह बनाया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर। तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन और पेटेंस ये आपके पास है। ये उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सही, क्योंकि वो किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे, तो उसमें इस तरह के MCQs आए थे।
मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस वो भी हम मेंटेन करते हैं। मेंटेन यूरिन एंड बाउल एलिमिनेशंस वो भी हम करते हैं, क्योंकि यूरिन और बाउल एलिमिनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेन आई माउथ एंड क्लीनिस ऑफ इंटीग्रिटी, उसकी भी हम मरीज़ की इंटीग्रिटी का ख्याल रखें, तो इसलिए हम उसकी माउथ केयर और ईयर केयर, हेयर केयर, बात ये सब कुछ हम मरीज़ की कर लेंगे। मेंटेन मोबिलिटी मस्कुलस्केलेटल फंक्शन, ये नहीं कि मरीज़ आपके पास वेंट पे है तो उसकी फिजियोथेरेपी आपने स्किप नहीं करना है। मरीज़ की मोबिलिटी का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मरीज़ की फिजियोथेरेपी का हम इससे ज़्यादा ख्याल रखें, तो इसलिए मरीज़ की मस्कुलस्केलेटल का भी हम ख्याल रखते हैं। 8 नंबर पे आपके पास है कि मेंटेन सेफ्टी, मरीज़ की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेशेंट्स को भी हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन को आप फैसिलिटेट करते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू फैमिली, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम देंगे और फैमिली को भी हम क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। फैमिली को हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर मरीज़ की एक दफ़ा ब्रेन डेथ हो जाती है तो इट्स मीन मरीज़ पर रिकवर होना मुश्किल हो जाते हैं, तो हम मरीज़ को क्लियरली बताएंगे कि आपकी पेशेंट की ब्रेन डेथ हुई है। हम ये नहीं बताएंगे आपकी पेशेंट सीरियस नहीं है। जब तक मरीज़ आपके पास वेंट पे होता है तो वो मरीज़ आपके पास सीरियस होता है, वो किसी भी टाइम मरीज़ वो जा सकता है। एक कार्डिक पेशेंट और एक आपके पास वेंट पेशेंट, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मरीज़ ठीक हो जाएगा, वो किसी भी टाइम आपके पास उसको दोबारा अटैक आ सकता है, दोबारा वो आपके पास गलत साइड पे चल सकता है। और रिस्पॉन्डिंग टू वेंट अलार्म्स, ट्रबल शूटिंग्स, वेंटिलेशन अलार्म, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी एक MCQ आया था। उससे आया था कि आपके पास मरीज़ वेंट पे है तो वो हॉस्पिटल या ICU में कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे ज़्यादा मरीज़ है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे ज़्यादा मरीज़ को साइकोलॉजिकल इशू हो जाते हैं, तो आपके पास वेंट अलार्म है। इस तरह था या इस तरह था कि उसमें कौन सा चीज़ है वो आपको स्लीप को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो आपके पास वेंटिलेशन अलार्म थे। अच्छा, उसके बाद प्रिवेंट नोजोकोमल इन्फेक्शन, नोजोकोमल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे हम। डॉक्यूमेंटेशन के नोजोकोमल इन्फेक्शन के हवाले से भी एक सीनेरियो आया था, मैं भूल गया हूँ, उसके हवाले से भी एक सीनेरियो आपके पास आया था। रिस्पॉन्डिंग टू अलार्म्स, अलार्म को हम किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। इफ़ एन अलार्म साउंड्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली बिकॉज द प्रॉब्लम्स कुड बी सीरियस, अगर आपके पास अलार्म को आप रिस्पॉन्स इमीडिएटली करते हो तो प्रॉब्लम आपके पास सीरियस हो सकता है। असिस्ट द पेशेंट फर्स्ट, पहले आप पेशेंट को असिस्ट कर लो व्हाइल यू साइलेंस द अलार्म, आप क्या करना है, साइलेंस अलार्म आप कर लो लेकिन साथ में आप पेशेंट को भी असिस्ट कर लो। ये नहीं कि आपने अलार्म को बंद किया और पेशेंट को आपने असिस्ट नहीं किया। अलार्म हो रहा है तो इसमें पेशेंट के अंदर कुछ मसला है, तो पहले आप मसले को हल करो, उसके बाद आप अलार्म को क्लोज कर सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट क्विकली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, टेक द पेशेंट्स ऑफ द वेंटिलेटर एंड वेंटिलेट हिम विद द रिस्टेशन बैग्स। अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है कि आपको अलार्म का पता नहीं चलता है कि किस चीज़ से अलार्म है, तो आप क्या करो, वेंट को स्टैंड बाय पे रखो, साथ में आप एम्बोबैग स्टार्ट करो, एम्बोबैग आप कर लो। अक्सर अलार्म जो होता है उसमें ट्री जो होते हैं उसके अंदर ब्लॉकेज होता है, तो जब आप उसको बेगिंग करते हो तो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है, या कोई जगह पे लीकेज हो तो आपको फिर वो पता चल जाता है कि उसमें किस वजह से वो अलार्म हो रही है। अनटिल द फिजिशियन अराइवल, फिजिशियन जब तक नहीं आए तो तब तक आपने उसको नहीं बंद किया है। मीन्स रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट नहीं आए हो या आपका सीनियर नहीं आए तो तब तक आपने इस चीज़ों को मना नहीं करना है, अपने एम्बोबैग को कंटिन्यूस रखना है। नर्स और रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट मस्ट बी रिस्पॉन्स टू एवरी वेंटिलेशन अलार्म, नर्स हो या रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट हो, जो भी अलार्म आपको फील होता है या वो करता है तो आप आपने उसको देखना है। फिर उसमें अलार्म के साथ साथ आपके पास लाइट होते हैं, जब आपके पास रेड लाइट होता है तो मीन्स ये आपके पास खतरे के निशान है, तो उस टाइम आपने एक्टिवली आपने उसको देखना है। अगर आपके पास ग्रीन लाइट है या दूसरी लाइट तो उसको आप लोगों ने आराम से उसको देखना है। वेंटिलेटर माल फंक्शन इज़ a potential serious problem. Nursing or respiratory therapist perform ventilation check every 2 to 4 hourly and recommended alarm may alert the clinicians to possible of the equipment related issue. आपने क्या करना है, उसको आपने चेक करना है कि किस जगह पे आपके पास मसला है, और आपने हर 2 से 4 हावरली, आप जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने 2 to 4 हावरली बीजीज़ करनी है, इस तरह आपने उसकी सब चीज़ें आपने चेक करनी है कि कहाँ पे मसला है, उस मसले को आपने सॉल्व करना है। जितने भी इक्विपमेंट होती है आपने लीकेज आपने चेक करना है सर्किट में, सही है, या ITT के अपने साथ हो, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। अच्छा, अलार्म को आप 2 to 4 हावरली आप चेक करोगे, उसके बाद आपके पास क्या है, when device is malfunction is suspected a second person's manually ventilation and the patients while the nurse or therapist look for the cause. If the problems cannot promote it correctly by ventilation adjustment or different machines is
proceed, so the ventilation equations can be taken out of the service for analysis and repair by टेक्निकल स्टाफ। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने मैनुअली आपने देखने हैं, मैनुअली नहीं होते तो आपने डिफरेंट मशीन्स को अप्लाई करना है, डिफरेंट मशीन्स नहीं तो फिर आपने मैकेनिकल स्टाफ को बनाना है, सही। तो जब मैकेनिकल स्टाफ वाले आएंगे तो वो इस चीज़ों को फिर ठीक करते हैं। काज ऑफ वेंटिलेटर अलार्म आपके पास क्या है, कुछ चीज़ों की वजह से आपके पास अलार्म होती है। अब अलार्म आपके पास किस चीज़ से होती है, फर्स्ट आपके पास हाई प्रेशर अलार्म आपके पास है। हाई प्रेशर अलार्म मीन्स इससे आपको बहुत तेज़ अलार्म होगा या रेड साइन का अलार्म आपके पास होगा। इंक्रीज सिक्रीशन आपके पास ज़्यादा होता है, मीन्स उसके अंदर लंग्स के अंदर सिक्रीशन आपके पास ज़्यादा होता है, या ट्री के आपके पास के साथ आपके पास सिक्रीशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ईयर की जो डिफ्यूजन है वो नहीं होती अलोराई के अंदर, तो उस टाइम आपको अलार्म होगी। किंग वेंटिलेशन ट्यूबिंग और एंडोट्रिकल ट्यूब आपके पास किंग होता है। किंग मीन्स वो बंद हो जाता है, चाहे वो उसने टीथ के साथ जोर दिया है या कोई और वजह से वो क्या होता है, किंग होता है। पेशेंट बाइट द ईटीटी, अगर पेशेंट बार बार ईटीटी को बाइट करता है तो उससे भी अलार्म हो सकता है आपको। पेशेंट इन द वेंटिलेशन ट्यूबिंग्स, पेशेंट जो है आपके पास वेंटिलेट करता है, ट्यूबिंग की वजह से इसके अंदर क्या होता है, वाटर होते हैं, पानी जमा होता है। जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियसली कहा कि उससे इंस्पायरेशन भी होती है, उस पानी की वजह से उसमें इंस्पायरेशन भी हो सकती है, तो वो पानी अगर उस ट्यूब में अंदर होते तो उसमें भी अलार्म होगी। ईटीटी एडवांस इनटू द राइट मेन स्टेम ब्रांकस, अगर ईटीटी आपके पास राइट मेन स्टेम से एडवांस में चली गई या राइट साइड पे गई या लेफ्ट साइड पे एक साइड पे गई तो उससे भी आपको अलार्म हो सकता है। ये अलार्म आप लोग ने इसलिए याद रखनी है कि वहाँ पे जब अलार्म होता है, अगर आपके वहाँ पे ड्यूटी है तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि किस चीज़ की अलार्म थी, फिर आपने उसको इसके साथ कंपेयर करना है। लो प्रेशर अलार्म आपके पास है, डिस्कनेक्टेड ट्यूब आपके पास है, कफ लीक आपके पास हो रहा है, इसमें लो अलार्म है। डिस्कनेक्टेड ट्यूब आपके पास डिस्कनेक्ट होता है, कफ आपके पास लीक होता है, a hole in the tubings ETT और वेंटिलेशन ट्यूबिंग, एक होल होता है आपके पास ETT पे या वेंटिलेशन ट्यूबिंग पे, a leak in the humidifier या लीक होता है ह्यूमिडिफायर के अंदर, तो ये आप लोगों के पास फिर लो प्रेशर के अलार्म होंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन अलार्म है, ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंसी आर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड, ऑक्सीजन आपके पास ख़त्म हुआ है। अब कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि आपके पास सेंट्रल ऑक्सीजन होता है, कुछ जगहों पे हमारे पास सिलेंडर लगे होते हैं, उससे ऑक्सीजन उसको देता है। अगर ऑक्सीजन की फ्लो कम हो जाए तो वहाँ पे आपके पास अलार्म होगी, तो फिर आपने इन्फॉर्म करना है, वहाँ आपके पास इमरजेंसी अलार्म होती है, उसको आपने प्रेस करना है, लोग आएंगे तो उसको ऑक्सीजन को चेंज कर लेंगे, टाइम पर आपने इस चीज़ों को देखना है। उसके बाद हाई रिस्पिरेटरी अलार्म आपके पास क्या है, एपिसोड ऑफ टेकिपनी आपके पास है, एंजाइटी है, पेन है, हाइपोक्सिया है, फीवर है, इनकी वजह से आपके पास अलार्म हो सकती है। ये साइन सिम्टम अगर मरीज़ को होंगे तो उसकी वजह से आपके पास अलार्म हो सकती है। उसके बाद आपका इप्निया है, ड्यूरिंग वीनिंग इंडिकेशन दैट द पेशेंट हैज़ आ स्लो रिस्पायरेटरी रेट एंड पीरियड ऑफ इप्निया, जब मरीज़ इप्निया में होते हैं तो उस टाइम भी आपके पास रिस्पायरेशन होती है। ये कब होता है, जब हमारे पास मरीज़ इस टाइम मोड में होता है या मरीज़ कॉन्टीन्यूस मोड में आते हैं, तो उस टाइम अगर मरीज़ इप्निया में जाता है तो उस टाइम आपके पास ये होती है। अगर असिस्ट कंट्रोल मोड पर आपके पास मरीज़ होता है उसमें फिर इप्निया की साउंड नहीं होगी, क्योंकि वो कम्प्लीटली मरीज़ को हमने किस चीज़ पर रखा है, विंड पर रखा है, और उस मरीज़ को हम पैरालाइज मेडिकेशन भी दे सकते हैं, मरीज़ को हम एंड पेन किलर भी देते हैं, तो इस वजह से मरीज़ अपने एफर्ट शो नहीं कर सकता है। या आपके पास कॉन्टीन्यूस में एसआईएमवी में अपना एफर्ट शो करता है और अचानक वो अपने एफर्ट लॉस करते हैं, तो उस मरीज़ इप्निया में जाता है तो उस टाइम भी आपको अलार्म होगी। टेम्परेचर अलार्म आपके पास है, ओवर ड्यू टू द टू लो और नो गैस फ्लो, इम्प्रॉपर वाटर लेवल आपके पास इम्प्रॉपर है या उसमें फ्लो से ही नहीं होती तो उसमें आपके पास टेम्परेचर अप एंड डाउन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ट्रबल शूट अलार्म ऑफ वेंटिलेशन, ये हमने एक दफ़ा